प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ क्लास NCERT की हिस्ट्री की किताब का पहला लेसन ईंटें मनके तथा अस्थियां हम लोग सीख रहे हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है और इन वीडियोस के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा लेसन क्वेश्चन आंसर में के फॉर्म में आसान भाषा में करके समझाया जाए, जिससे कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से समझ सको। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पहली वीडियो में सीखा हुआ है। अब उसके आगे दूसरी वीडियो में सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन मैंने लिया है कि हड़प्पा सभ्यता के समय सामाजिक भिन्नताओं के बारे में पता कैसे चलता है। ये लेसन हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता के ऊपर चल रहा है। तो जैसा कि आजकल समाज में हम लोग देखते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, और कुछ आधार पे हम अमीरी गरीबी को निर्धारित कर लेते हैं। जिसके पास प्रयोग करने के लिए संसाधन कम है या बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहा, उसको हम गरीब कह देते हैं। जो ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा, उसको हम लोग अमीर मान लेते हैं। तो ये क्या है? सामाजिक भिन्नता। तो क्या इस तरह की भिन्नता हड़प्पा सभ्यता के समय भी थी? तो इसके बारे में पता करने के लिए जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, कुछ चीज़ों के माध्यम से अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं प्रयासों में से एक है शवाधान, यानी लोग किस तरह से आदमी के मर जाने के बाद उसके शव को दफनाते थे। इस आधार पर समझने का प्रयास किया है। मिस्र में कुछ पिरामिड मिले हैं। कुछ ऐसे पिरामिड मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समकालिक, यानी उस हड़प्पा सभ्यता के समय के हैं, मिस्र के पिरामिड। और ये पिरामिड क्या थे? ये जो वहाँ के राजा होते थे, उनके मर जाने के बाद उनको कब्र में दफना करके पिरामिड बना दिया जाता था और उनके साथ बहुत सारी धन संपत्ति भी दफनाई जाती थी। तो इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में से कई सारी कब्रें ऐसी मिली हैं कि उसमें देखने में आया है कि जो मृत व्यक्ति था उसको गर्तों में, यानी गड्ढों में दफनाया जाता था। गर्तों में दफनाने का प्रयास किया गया, दफनाया गया। अब ये जो गर्त थे या जो गड्ढे थे, इनकी बनावट एक दूसरे से अलग देखने को मिलती है। अब हम यहीं पे अंतर समझेंगे। तो कुछ गर्त ऐसे हैं जिनकी नीचे सतह पर ईंटें बिछाई गई हैं, ईंटों को बिछा करके शव को दफनाया गया है। और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर कोई ईंटें नहीं बिछाई गई। तो हो सकता है ये भी सामाजिक विभिन्नता का एक आधार हो कि जो अमीर आदमी हो उसको अच्छी तरीके से दफनाते हो, और जो एक सामान्य व्यक्ति है या जो गरीब व्यक्ति है उसको ऐसे ही दफना दिया जाता हो। कुछ ऐसी कब्रें मिली हैं जिनके साथ मट्टी के बर्तन, आभूषण भी उनके साथ दफनाए गए हैं। इन चीज़ों का दफनाना ये बताता है कि शायद मरने के बाद भी इन वस्तुओं का प्रयोग मनुष्यों को या व्यक्ति को करना पड़ता हो, इसलिए इन चीज़ों को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों की कब्रों के साथ आभूषण मिले हैं, इनके साथ आभूषण भी दफनाए गए हैं। ऐसे ही 1980 के दशक में खुदाई चल रही थी, तो वहाँ पर एक पुरुष की खोपड़ी मिली है और उसके खोपड़ी के पास एक आभूषण मिला है। ये आभूषण जो है, इसमें 3 छल्ले, जैस्पर के मनके और छोटे कई सारे मनके लगे हुए हैं, यानी इस तरह का आभूषण मिला है। कहीं कहीं गर्तों में यानी कब्रों में तांबे के दर्पण मिले हैं। तांबा एक कम कीमती धातु होती है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि शायद उस समय भी लोग ज़्यादा कीमती वस्तुएं लोगों के साथ दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। तो एक तो हमने शवाधान के द्वारा देखा कि किस तरीके से विभिन्नता थी कब्रों में। दूसरा आधार है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता माने आराम देने वाली वस्तुएं। तो इसके लिए जो दूसरा तरीका अपनाया है इतिहासकारों ने, वो विलासिता की वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो जो इसमें दो तरह की वस्तुएं रखी गई। एक तो वस्तु रखी गई है जो मुश्किल से मिलती थी या मुश्किल से बनाई जाती थी, और दूसरी वस्तुएं
उस श्रेणी में रखी जो कि आसान तरीके से बनाई जा सकती थी, जैसे पत्थर या मिट्टी से आसानी से बनाई जा सकती थी। तो इन आसानी से बनाई जा सकने वाली वस्तुएं हैं जैसे चक्कियाँ, मट्टी के बर्तन, सुइयाँ, झावा आदि। ये चीज़ें आसानी से बनाए जा सकते थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो दुर्लभ हैं, महंगी होती थी उस समय और बहुत मुश्किल से यानी जटिल तकनीक से बनाई जाती थी। तो इसी तरीके से एक चीज़ आती है फ़ायांस की। जो फ़ायांस है वो घिसी हुई रेत, यानी रेत होती थी घिसी हुई, उसमें रंग मिला दिया जाता था और चिपचिपा पदार्थ मिलाया जाता था। इस तरीके से एक मिश्रण तैयार करके फिर पका करके उसे अलग अलग आकारों में बर्तन के रूप में या किसी अन्य रूप में बनाया जाता था। तो इस तरीके से घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनता था पकाने के बाद, उसे फ़ायांस कहते थे। तो ऐसे फ़ायांस के बर्तन मिले हैं, फ़ायांस की चीज़ें मिली हैं। तो अनुमान ये लगाया गया है कि ये कीमती वस्तुएं जो हैं या मुश्किल से बनने वाली वस्तुएं अमीर लोग इस्तेमाल करते थे, और जो आसानी से मिल जाती थी वस्तुएं, आसान चीज़ों से बनाई जा सकती थी, वो आम जनता द्वारा उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि उस समय सामाजिक भिन्नताएं थीं। कभी कभार फ्यांस की बनी हुई तकलियाँ मिल जाती हैं, और तकलियाँ क्या है, एक आम चीज़ है जिससे कि सूत काता जाता है। तब इतिहासकारों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब हम वर्गीकरण कैसे करें। खैर, महंगे पदार्थों से जो चीज़ें बनी हैं, जैसे फ्यांस आदि से जो चीज़ें मिली हैं, वो बड़ी बस्तियों से मिली हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हैं या हड़प्पा, यहाँ इन बस्तियों से मिली हैं। जो छोटी बस्तियाँ थीं, कालीबंगन जैसी जो छोटी बस्तियाँ थी, वहाँ से ये महंगे पदार्थों वाली चीज़ें नहीं मिली हैं। शायद सोना आज की तरह उस समय भी मुश्किल से मिलता था और कीमती था, इसलिए हड़प्पा से जो स्वर्ण आभूषण मिले हैं वो संचयों से प्राप्त हुए, मतलब लोगों ने उनको इकट्ठा कर रखा था, इस तरीके से प्राप्त हुए। बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं होता था। आगे हम सीखते हैं कि शिल्प उत्पादन के विषय में क्या जानकारी मिलती है। शिल्प शिल्प उत्पादन आप जानते ही होंगे, कोई चीज़ें बनाना, जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, किसी धातु का सामान बनाना, मोहर बनाना, बाट बनाना, ये सारे काम जो हैं ये शिल्पकारी से संबंधित होते थे। तो शिल्प उत्पादन की एक अलग से बस्ती मिली है जहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ज़्यादा शिल्प उत्पादन का काम होता था, और ये जगह है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो एक बस्ती है जो केवल 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी, और यहाँ पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था, जबकि मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर के इलाके में फैली हुई थी। तो अगर इन दोनों की हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से काफ़ी छोटी बस्ती चहुंदड़ो की थी जहाँ शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। तो ये जो मनके हैं, मनके अलग अलग चीज़ों से, अलग पदार्थों से बनाए जाते थे। जैसे कार्नीलियन पत्थर है, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, ये सारे पत्थर, इन पत्थरों से मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा कुछ धातुएं हैं जैसे तांबा, कांसा, सोना, इन धातुओं से भी मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा शंख से, फयांस से और पकी हुई मिट्टी से भी मनके बनाए जाते थे। इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर इन सारी चीज़ों से मनकों का निर्माण किया जाता था। और कुछ मनके तो ऐसे होते थे जो 2 या अधिक पत्थरों को जोड़ के बनाए जाते थे। अब इनके आकार की बात करते हैं। जो मनके बनते थे वो चक्र के आकार के भी होते थे, बेलन के आकार के भी होते थे, कुछ डोल गोलाकार होते थे, गोल होते थे, कुछ ढोलाकार होते थे, ढोलक के तरीके से होते थे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से मनके बनाए जाते थे, और उनको चित्रकारी करके उन्हें सजाया भी जाता था, यानी उनके ऊपर डिज़ाइन भी बनाया जाता था जिससे कि वो सुंदर लगे। तो एक मुख्य शिल्प उत्पादन कार्य वहाँ पर मनकों का होता था, जिसके बारे में हमने सीखा। आगे हम देखते हैं कि हड़प्पा स्थल से मनके बनाने की तकनीकों में क्या भिन्नताएं दिखती हैं। अब ये जो मनके बनाए जाते थे, क्या एक ही तरीके से बनाए जाते थे या अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करके बनाया जाता था, अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रयोग करते थे, इसको हम लोग सीखते हैं। तो मनके अलग अलग तकनीकों से भी बनाए जाते थे। जैसे सेलखड़ी जो है, एक मुलायम पत्थर होता था, मुलायम पत्थर। तो इसका पहले चूर्ण तैयार किया जाता, चूर्ण बना के उसका लेप बनाया जाता था, और कुछ सांचे होते थे, उन सांचों में इस लेप को भर दिया जाता था,
और भरने के बाद ढाल करके फिर मनके बनाए जाते थे। यानी सेल खड़ी पत्थर का चूर्ण बनाकर उसका लेप तैयार करके सांचों में भर करके ढाल करके फिर मनके बनाए जाते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इससे विभिन्न आकार के मनके ढालकर ये मनके ढाल के तो बनाए जाते थे, लेकिन सेल खड़ी से छोटे मनके कैसे बनाए जाते थे ये आज तक पता नहीं चल पाया है। अब इसके बाद जो ठोस पत्थर होते थे तो उनसे ज्योमेट्रिकल शेप के भी मनके बनाए जाते हैं, यानी ज्यामितीय आकार के मनके बनते थे। अब पत्थर के जो मनके बनते थे इनमें क्या करते थे, पहले पत्थरों को तोड़ते थे। तोड़ने से अलग अलग जो टुकड़े निकलते थे, जो शल्क निकलते थे, उन टुकड़ों को घिसाई करके आकार दिया जाता था, उनके ऊपर पॉलिश की जाती थी, फिर उनको उनके अंदर छेद किया जाता था। इस तरीके से मनके बनाए जाते थे। तो हम देख रहे हैं कहीं तो ढाल के बनाए जा रहे हैं, कहीं पत्थर तोड़ करके उनको घिस करके बनाया जा रहा है, यानी अलग अलग तकनीकों से ये मनके बनाए जा रहे हैं। ठीक है। चौंदड़ों, लोथल और धौलावीरा ये हड़प्पा के स्थल है, इनको आप नक्शे में भी देख के समझोगे ये किस स्थान पर पड़ते हैं। तो ये जो स्थान है यहाँ से जो मनकों के अंदर छेद जिन उपकरण से औजार से किया जाता है वो औजार मिले हैं, यानी छेद करने वाले उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मनकों में छेद करने वाले। ऐसी नागेश्वर और बालाकोट की जो बस्तियां हैं वो बिल्कुल समुद्र के किनारे स्थित हैं। यहाँ से शंख से चीज़ें बनाई जाती थी, शंख क्योंकि किनारे शंख मिल जाती थी तो उन शंख से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी। तो शंख से बनाने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, चूड़ियाँ, करछियाँ या पच्चीकारी की और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। चौंदड़ों तथा लोथल से तैयार माल, जब चौंदड़ों या लोथल में जो माल तैयार हो जाता था शिल्प का, उसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों में या शहरी केंद्रों में भेजा जाता था प्रयोग करने के लिए। तो ये हमने सीखा। आगे हम सीखते हैं कि शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान हड़प्पा में किस तरह की गई है, यानी इतिहासकारों ने कैसे अनुमान लगाया कि इन स्थानों पर शिल्प का उत्पादन होता है। तो उसके लिए उन्होंने पत्थरों के बड़े बड़े पिंड ढूंढे, कहीं पूरे शंख मिले वहां पर, जिन स्थानों पर बड़े बड़े पत्थरों के पिंड मिले या शंख मिले या तांबा अयस्क के रूप में कच्चे माल के रूप में मिला या औजार मिले, या वह जहाँ पर अधूरी चीज़ें मिली, यानी बनाते बनाते लोगों को क्या लगता था ये चीज़ खराब हो गई तो उस स्थान पर फेंक दी गई, और इस तरह माल तैयार करते समय जो कूड़ा करकट होता है वो कूड़ा करकट जिन स्थानों पर मिला, तो इसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि इन स्थानों पर शिल्प का उत्पादन होता था। तो आज के हिसाब से भी हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर किसी भी चीज़ का उत्पादन या निर्माण किसी स्थान पर होता तो उसके आसपास के इलाके में उसके टुकड़े या बचा हुआ सामान फेंक दिया जाता है, तो आने वाले समय में ये इस बात का प्रमाण दे सकता है कि इस स्थान पर इन चीज़ों का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से जहाँ पर कूड़ा करकट या अपूर्ण वस्तुएं मिली हैं शिल्प की, तो अनुमान लगाया गया है कि इन स्थानों पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। ठीक है। अब हम आगे सीखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल को प्राप्त करने की क्या नीतियाँ थी। जो शिल्प का सामान बनाया जाता था उसके लिए कच्चा माल चाहिए था, तो आखिर वो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे, उसके संबंध में क्या उनकी नीति थी, इसके बारे में सीखते हैं हड़प्पा के समय में। तो शिल्प उत्पादन में कई तरह के कच्चे माल का प्रयोग होता था। उनमें से कई चीज़ें तो ऐसी थी कि जिस स्थान पर शिल्प का उत्पादन किया जा रहा है या कोई चीज़ बनाई जा रही है वो उसके आसपास ही मिल जाती थी, जैसे मिट्टी आदि की चीज़ें हैं वहीं मिल जाती थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आसपास नहीं मिलती थी, इनको दूसरे इलाके से मंगाना पड़ता था, जैसे पत्थर है, लकड़ी है या धातु है, इनको दूसरे स्थान से मंगाना पड़ता था। अब ये चीज़ें मंगाते कैसे होंगे, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि बैलगाड़ी के रूप में मट्टी के खिलौने मिले हैं वहाँ पर, यानी बैलगाड़ी के रूप में बने हुए मिट्टी के खिलौने मिले हैं। तो ये अनुमान लगाया गया कि इस बैलगाड़ी के द्वारा ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी दूसरे स्थान से कच्चा माल किसी शिल्प उत्पादन के क्षेत्र में मंगाते होंगे। कहने का मतलब यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी का प्रयोग करके कच्चा माल ये लोग मंगाते होंगे। या इसके अलावा
सिंधु नदी है या इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये भी परिवहन का अच्छा साधन रही हो, तो मतलब ये नावों के द्वारा भी शिल्प का कच्चा माल वहाँ से मंगाया जाता हो। इसके साथ ही हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा के रहने वाले लोग थे, वो कई तरीके अपनाते थे। जैसे पहली चीज़ तो ये थी कि जिस स्थान पर कच्चा माल उपलब्ध होता था वहाँ पर वो अपनी बस्तियाँ बसा देते थे, और बस्तियाँ बसा करके वहाँ पर शिल्प उत्पादन भी करते थे। ऐसे स्थान है नागेश्वर और बालाकोट। आप मैप में देखोगे तो नागेश्वर और बालाकोट बिल्कुल समुद्र के किनारे के इलाके हैं। तो यहाँ पर शंख ज़्यादा मात्रा में मिलती थी, तो यहाँ पर बस्तियाँ बसा दी, शंख से संबंधित चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। तो एक तो तरीका इन्होंने अपना लिया। अफगानिस्तान में एक स्थान पड़ता शोरतुघई, यहाँ नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि प्राप्त होने के स्थान पर स्थित है। यानी ये जो पत्थर मिल रहा, तो अफगानिस्तान शोरतुघई भी ऐसे स्थान पर बसाया गया जहाँ पर ये पत्थर मिलता है। तो कहने का मतलब इन्होंने बस्तियाँ बसाई। लोथल जो है, जो कार्निलियन पत्थर है, उसके पास बस्ती बसाई गई। तो ये सारी बस्तियां कहाँ बसाई गई? जहाँ पर कच्चा माल मिल रहा है। अब दूसरी नीति क्या है? अभियान भेजना। पहली थी बस्तियां बसाना और दूसरी है अभियान भेजना। अभियान का मतलब किसी को भेज करके कच्चे माल के स्थान जहाँ मिल रहा वहाँ से सामान को मंगाना। तो कच्चा माल प्राप्त करने की जो दूसरी नीति थी वो थी अभियान भेजना। जैसे राजस्थान में एक स्थान पड़ता खेतड़ी, वहाँ पर तांबा बहुत अच्छा निकलता था, तो वहाँ से तांबा मंगाते थे। इसी तरीके से दक्षिण भारत में जो आज कर्नाटक का इलाका है, वहाँ पर सोना मिलता था, तो अभियान भेज करके सोना वहाँ से मंगाते थे। तो इन अभियानों के द्वारा स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित होता। जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वहाँ के लोगों से इनका आमना सामना होता था, एक दूसरे से संपर्क होता था। तो जो खेतड़ी से, खेतड़ी का जो क्षेत्र है, वहाँ से कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, तो उन साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया। यानी कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ से मिली जो थोड़ा हट करके हैं। तो वो जो हट कर चीज़ें मिली हैं, तो उस संस्कृति का नाम इन इतिहासकारों ने क्या दिया है? गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। कहाँ का? खेतड़ी क्षेत्र का स्थान है ये। तो इस संस्कृति में मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न है। तो अलग संस्कृति का नाम क्यों दिया? कि इस स्थान पर जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो हड़प्पा में मिले मिट्टी के बर्तनों से थोड़ा अलग हट करके दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस संस्कृति का नाम अलग दे दिया गया, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। ठीक है, आगे हम सीखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सुदूर क्षेत्रों से में होने वाले संपर्क के बारे में जानकारी किस प्रकार मिलती है। यानी दूसरे क्षेत्रों से जो संपर्क होता था उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, इसको हम सीखेंगे। तो हमने देखा कि सामान मंगाने के लिए या सामान भेजने के लिए ये लोग एक दूसरे इलाके में भी संपर्क करते थे, यानी भारतीय उपमहाद्वीप से निकल के दूसरे देश के दूसरे इलाके में जाया करते थे। तो इसी का एक एग्जाम्पल है कि तांबा जो है वो अरब प्रायद्वीप, जो जैसे अपना भारतीय उपमहाद्वीप, इसके थोड़ा हम लेफ्ट साइड में देखते हैं तो अरब प्रायद्वीप दिखाई पड़ता, तो यहाँ का दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है उसे ओमान कहा जाता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता कि अरब प्रायद्वीप के ओमान से शायद तांबा मंगाया जाता था। क्यों ऐसा अनुमान लगाया गया? कि जो ओमान का जो तांबा है और जो हड़प्पा में तांबे की वस्तुएं मिली हैं, तो इन दोनों में जो निकिल का जो अंश है या जो उसकी क्वांटिटी है वो बराबर मिली है। यानी दोनों में, हड़प्पाई तांबा या ओमानी तांबा, इन दोनों में निकिल का अंश बराबर मात्रा में मिला है। तो इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि तांबा कहाँ से आया होगा? ओमान से आया होगा। इसी तरीके से एक बड़ा हड़प्पाई मर्दमान ओमान से मिला है। ये ओमान जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो बड़ा एक बर्तन मर्दमान जो है कहाँ मिला? हड़प्पा का मर्दमान ओमान में मिला है। और इस मर्दमान के ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत भी चढ़ाई गई है। तो परत शायद इसलिए चढ़ाई गई होगी कि जिससे कि जो रिसने वाला पदार्थ है रिसने ना पाए। लेकिन ये तो पता नहीं चला इसमें क्या रखा जाता था, क्या इसमें भर के भेजा जाता था।
लेकिन शायद हड़प्पा के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते होंगे। अनुमान ये लगाया गया शायद इस मर्दमान में कोई सामान भर के ओमान भेजते होंगे और ओमान वाले लोग वहाँ से तांबा हड़प्पा में भेजते होंगे। तो ऐसा अनुमान लगाया है कि तांबा और इस मर्दमान में रखे सामान का विनिमय होता था। अब हम देखते हैं इसी के आगे है कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग मिला है, जो शायद ओमान के लिए हुआ है। देखिए, जो ओमान शब्द पढ़ रहे हैं इसको दूसरी जगह से कहाँ से समझने का प्रयास किया गया है। जो हम लोगों ने 11th क्लास में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी थी, वहाँ से जो लेख प्राप्त हुए तो उन लेखों में एक शब्द का प्रयोग हुआ मगान। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि इस मगान शब्द का प्रयोग शायद ओमान के लिए किया गया है। इस क्षेत्र से तांबे के आने के संकेत मिलते हैं और इस लेख से पता चलता है कि इस स्थान से तांबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। तो मेसोपोटामिया के स्थानों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले। जो मेसोपोटामिया में तांबा मिला है तो उसमें भी निकल की जो मात्रा है बराबर है। जैसे कि हमने हड़प्पा में मिले तांबे में निकल की मात्रा को देखा, तो ये एक बराबर सी समझ आती है। तो अनुमान लगाया जाता है कि मगान शब्द का प्रयोग मेसोपोटामिया के लेखों में शायद ओमान के लिए किया गया है। लंबी दूरी से संपर्क की ओर इशारा करने वाली कुछ अन्य वस्तुएं भी मिली हैं। कहने का मतलब कि दूसरे इलाकों से, लंबे स्थानों से लोगों का संपर्क होता था। इसका प्रमाण देने के लिए दूसरे स्थानों से कुछ हड़प्पा की चीज़ें मिली हैं। जैसे हड़प्पा की मोहरें दूसरे स्थानों से मिली हैं, यहाँ का बाट है या पासे है या मनके हैं, दूसरे स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो पता चलता है कि इन स्थानों से हड़प्पा के लोगों का संपर्क होता होगा। इसी तरीके से मेसोपोटामिया के लेख में एक शब्द दिलमुन आया। तो दिलमुन शायद बहरीन द्वीप के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दिलमुन शब्द का प्रयोग हुआ। मगान, मेलुहा शब्दों का पता चलता है। शायद हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता था। जैसे दिलमुन है या मगान है या मेलुहा, ये हड़प्पा के क्षेत्रों के लिए मेसोपोटामिया में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो इन शब्दों से एक दूर के क्षेत्रों के संपर्क के बारे में जानकारी मिलती कि इन दूर के क्षेत्रों से यहाँ का संपर्क हुआ करता था। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्न वस्तुओं का उल्लेख करता है। यानी इस लेख से पता चलता है कि मेलुहा से ये चीज़ें प्राप्त होती थी। कौन कौन सी? जैसे कार्नेलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ। तो इस लेख से पता चलता है मेलुहा से इन चीज़ों को प्राप्त किया जाता। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि दूर दराज के इलाकों में भी यहाँ का सामान जाता था। ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया, ये जो तीन इलाके, यहाँ से शायद जो संपर्क होता था वो समुद्र के रास्ते से होता था। यानी नाव, पानी वाले जहाज के माध्यम से होता था। तो मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते थे। यानी जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, वहाँ से जो लेख मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं लिखित, उसमें जो मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ, तो मेलुहा को ये लोग नाविकों का देश कहते थे। ये नाव को चलाने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो इसी तरीके से हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्र देखते हैं। तो मिला के अनुमान लगाया जाता है कि इसी क्षेत्र के बारे में शायद मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा के बारे में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो बेटा, आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। ये दूसरा वीडियो था हम लोगों का। इससे बची हुई चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।